नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 8th क्लास हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को लेकर आए हैं आपके सामने। इसका पार्ट फर्स्ट है। आज 137 प्रश्न संख्या है। देखिए कुल जो प्रश्न बने हैं 278 के लगभग बने हैं, 277-78। तो देखिए वो एक वीडियो में अगर कवर करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए 137 प्रश्नों को भाग 1 के अंतर्गत रखा है। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि उज्जवल जीके पर इतिहास पढ़ाया जा रहा है, राजनीतिक विज्ञान करवाई जा रही है और साथ ही साथ भूगोल भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप मनोविज्ञान की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ आप रीट की, एसएसटी की जो है 180 के लगभग वीडियोस देख सकते हैं उज्जवल जीके पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें उज्जवल जीके को और पास के बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि वहीं से आपको नोटिफिकेशन जो है, जो भी नई आती है या नई वीडियो जो है लाई जाती है वो आपके सामने तुरंत आ जाएगी अगर आप नोटिफिकेशन यानी कि बेल के बटन को दबाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको मालूम ही हैं। तो आज हम जो प्रश्न लेने जा रहे हैं, पहला वो देख लीजिए कौन सा है। अंग्रेजों को दस्तक प्रणाली की सुविधा किस मुगल बादशाह के द्वारा दी गई? देखिए अंग्रेजों को दस्तक प्रणाली की जो सुविधा दी गई है वो फर्रुख सियर के द्वारा दी गई है। एक मैंने वीडियो मुगल जो पीरियड है उस पर जो भी आपकी आर्थिक जो व्यवस्था है, सामाजिक है, प्रशासनिक है, उन सब पे वीडियो बनाई हुई है। तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जो भारत का इतिहास है उसमें आधुनिक भारत में आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्रुख सियर जो है इसने दस्तक प्रणाली की सुविधा जो है दी थी, इसको डिटेल में समझाया हुआ है उसमें। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए हैं? 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। कितने हुए हैं? 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। देखिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इसमें व्याख्या करने लग गए तो वीडियो जो है 1-2 घंटे की बन जाएगी, इसलिए हम इसमें प्रश्न और उनका उत्तर ही लेंगे। ठीक है, आप पूरी बुक न पढ़ के अगर इसको भी पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण चीज़ें इसके अंतर्गत हमने शामिल की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यशवंतराव होलकर को अंग्रेजों के विरुद्ध भरतपुर के किस शासक ने सहायता दी थी? तो जो मराठा सरदार थे यशवंतराव होलकर, इनको अंग्रेजों के विरुद्ध भरतपुर के रणजीत सिंह ने सहायता दी थी। ठीक है, रणजीत सिंह ने। देखिए जितने जो मराठा सरदार होते थे वो आक्रमण बार बार राजस्थान के साथ किया करते थे, इसीलिए राजस्थान के शासकों ने बाद में जब मराठों को ज़रूरत पड़ती है, जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है या जो ये युद्ध होते हैं, इनमें बाद में ये सहायता नहीं करते, क्योंकि इनकी राजस्थान के शासकों के साथ पड़ती नहीं थी, क्योंकि राजस्थान में ही ये आकर बार बार क्या करते थे, युद्ध करते थे। ठीक है, तो नहीं तो अगर ये राजस्थान के शासक मिल जाते और अगर मराठा सरदार मिल जाते तो मुगल सरदारों की हिम्मत नहीं होती, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होती भारत को इतना लूटने की। ठीक है, तो देखिए रणजीत सिंह जो भरतपुर के शासक थे, इन्होंने यशवंतराव होलकर की मदद की अंग्रेजों के विरुद्ध। जाट साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो जो बदन सिंह था, जो शासक था, इसने जाट साम्राज्य की स्थापना की बदन सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना जो की गई है शिवाजी के द्वारा की गई है। देखिए उत्तर भारत की बात करें तो छापामार प्रणाली में कौन सिद्धहस्त थे? तो महाराणा प्रताप। और अगर दक्षिण की बात करें तो शिवाजी। ठीक है, शिवाजी औरंगजेब के समय में थे और प्रताप अकबर के समय में थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाटों ने अधिकार किया, तो कहाँ कहाँ किया है जाटों ने अधिकार? मथुरा क्षेत्र पर, अलीगढ़ में और दोआब क्षेत्र पर। ठीक है, दोआब क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र और अलीगढ़, यहाँ पर जाटों का अधिकार क्षेत्र रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुंगा के युद्ध में जयपुर के किस शासक ने मराठों को पराजित किया? जब तुंगा का युद्ध होता है तो मराठों को पराजित करते हैं जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने तुंगा के युद्ध में जयपुर की तरफ से ये लड़े थे और मराठों को पराजित किया। अगला प्रश्न है। पेशवा बाजीराव ने मराठा शक्ति का विस्तार किया, तो पेशवा बाजीराव ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में विस्तार किया था मराठा शक्ति का। पेशवा बाजीराव जो थे, बाजीराव जी, उन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठा शक्ति का विस्तार किया। सूरजमल जाट ने अपनी राजधानी बनाया, किसको? तो भरतपुर को। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है आरपीएससी के द्वारा कि सूरजमल ने अपनी राजधानी किससे बनाया? तो भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि मुगलों के किस मनसबदार ने
दक्षिण के 6 सूबों को मिलाकर हैदराबाद नाम से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो देखिए मुगलों का मनसबदार था जो कि मुगलों का काफी खासम खास था, जिसका नाम था चिनकलीज खान, और इसने क्या किया, दक्षिण के 6 सूबों को मिलाकर हैदराबाद नाम से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अगर आप इतिहास को ध्यान से पढ़ते हैं और इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि चिनकलीज खान जो था, इनसे मुगल काफ़ी डरते थे और इन्होंने काफ़ी सहायता की थी, ठीक है, मुगलों की, जिसकी वजह से नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि दक्षिण के 6 सूबों को मिलाकर हैदराबाद की स्वतंत्र वो भी राज्य की स्थापना कोई मनसबदार कर लेता। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत थी क्योंकि ये थे मनसबदार, लेकिन इन्होंने मुगलों की काफ़ी हेल्प की थी, इसकी वजह से ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर पाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंधर्व बाईसी राजपूताना के किस शासक के दरबार में रहते थे? देखिए गंधर्व बाईसी जो थे वो राजपूताना के राजस्थान के सवाई प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मराठों के द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर क्या कहलाता था? देखिए जो मराठों के द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर होता था कि हम आपकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। कौन करेंगे? मराठा। तो जो सुरक्षा के लिए लिया जाता था वो चौथ कर होता था, और जो मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाता था वो स्वदेशमुखी होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? वही बात आ गई, वही प्रश्न आ गया। तो जो मराठा क्षेत्र के अंतर्गत शासक होते थे उनसे जो कर लिया जाता था वो स्वदेशमुखी कहलाता था। हुरडा नामक स्थान राजस्थान के किस जिले में है? ये देखिए तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और तीनों ही प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भीलवाड़ा में है हुरडा नामक स्थान। आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि हुरडा नामक स्थान राजस्थान के किस जिले में है? तो भीलवाड़ा में है। रामोसी जाति ने कहां पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया? महाराष्ट्र क्षेत्र के हैं रामोसी जाति के लोग, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? संघर्ष किया था। 1857 की क्रांति को जो प्रारंभ करने की प्रस्तावित तिथि थी वो कितनी थी? 31 मई थी। देखिए 1857 की क्रांति को प्रारंभ करने की तिथि रखी गई थी 31 मई, लेकिन ये कब शुरू हो गई थी? ये 10 मई को ही क्रांति शुरू हो गई थी, इसका आगाज हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे का संबंध किस छावनी से था? तो मंगल पांडे का संबंध जो था वो बैरकपुर छावनी से था। देखिए ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 29 मार्च को जो 2 अधिकारी थे उनको मार दिया बैरकपुर छावनी में, जिसके बाद जो है ये जब इनको फांसी की सजा दी जाती है तो उसके बाद क्या हो जाती है, क्रांति शुरू हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अजीत सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तीनों ही महान शासक हुए हैं। जयपुर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अजीत सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के मध्य समझौता हुआ था देबारी समझौता। ठीक है, देबारी समझौता। देबारी समझौता हुआ कब है? तो देबारी समझौता जो हुआ है 1708 में हुआ है। देखिए आप ये सोच रहे होंगे बीच में रेड कलर है, बीच में ब्लैक कलर है। दरअसल क्या हुआ, ये वीडियो ये जो पीडीएफ बनाने के चक्कर में, उसको ज़्यादा बढ़िया बनाने के चक्कर में जब ये तैयार हो गई तो ये कलर पता नहीं कैसे मिक्स हो गया, तो 2 बार इसको सेट भी किया। तो चलिए आप भी समझौता कर लीजिए और पढ़िए। देबारी समझौता कब हुआ? तो 1708 ईस्वी में देबारी समझौता होता है। ठीक है, और किन किन के बीच में होता है? सवाई जयसिंह के बीच में, अजीत सिंह के बीच में और अमर सिंह द्वितीय के बीच में। अगला प्रश्न है, राधा गोविंद संगीत सार काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ है और इसकी रचना किस शासक के समय में हुई है? राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की जो रचना हुई है वो सवाई प्रताप सिंह के समय में हुई है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध हुआ? तो देखिए बक्सर का युद्ध होता है 1761 में। प्लासी का पहले हुआ है और बाद में बक्सर का युद्ध हुआ है। ठीक है, सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कहाँ पर किया? सन्यासियों का संघर्ष या सन्यासी विद्रोह जो हुआ है वो बंगाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बंगाल के थे सन्यासी। इलाहाबाद की संधि में किस मुगल शासक ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को मान लिया? देखिए इलाहाबाद की संधि में जब हो जाती है तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय होते हैं, ये अंग्रेजों के प्रभुत्व को मान लेते हैं।
सही सुमेलन करो। अवध शहादत खान, मैसूर हैदर अली, बंगाल मुर्शीद कुली खान और हैदराबाद चिंकलेज खान। तो ये जगह दी गई है और साथ में बताया गया है कि जो है स्थापना किसने की है। अवध शहादत खान, मैसूर हैदर अली, बंगाल मुर्शीद कुली खान, हैदराबाद चिंकलेज खान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने किन के खिलाफ अनुदार नीति अपनाई, यानी कि अनुदार यानी कि जो है उदारता की नीति किसके लिए अपनाई थी? हिंदुओं के लिए, सिख के लिए और जो सिया मुसलमान हैं। सिया मुसलमान बेसिकली जो है वो ईरान के हैं और जो है ये काफ़ी बढ़िया मुसलमानों की श्रेणी में माने जाते हैं और इनके खिलाफ अनुदार नीति अपनाई गई थी। और अनुदार नीति किसके खिलाफ मतलब नहीं अपनाई है अनुदार नीति? तो सुन्नी मुसलमानों के जो है खिलाफ अनुदार नीति नहीं अपनाई, उदारता की नीति नहीं अपनाई। चलिए हुड्डा सम्मेलन कब हुआ? देखिए हुड्डा सम्मेलन जो है ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को। कहाँ पर है हुड्डा नामक स्थान? भीलवाड़ा में। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो देखिए प्लासी का युद्ध होता है 1757 में और किसके मध्य होता है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। सिराजुद्दौला जो है ये हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। अगर आप पूरी प्लासी का युद्ध देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ये युद्ध था ही नहीं, एक प्रकार से इसको युद्ध का नाम दिया गया है। आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सिराजुद्दौला है इसको धोखे की राजनीति से मारा गया था। ठीक है, किसी प्रकार का युद्ध हुआ ही नहीं क्योंकि इसके जो सेनापति थे सिराजुद्दौला के, ये किससे मिल गए थे? रॉबर्ट क्लाइव से। तो किसके खिलाफ लड़े थे? सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो ये एक प्रकार का युद्ध था ही नहीं। 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? तो नाना साहेब पेशवा ने बनाई थी, अजीमुल्ला ने बनाई थी और रंगोजी बापू के द्वारा बनाई गई। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। 1857 की क्रांति की योजना बनाने वाले थे नाना साहेब पेशवा, अजीमुल्ला और रंगोजी बापू। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह है तो कमल का फूल और रोटी। ठीक है, रोटी थी, कमल का फूल और रोटी। मंगल पांडे को फांसी दी गई, कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है 1857 की क्रांति शुरू कब हुई थी? तो देखिए ये 10 मई को शुरू हुई थी और प्रस्तावित तो थी 31 मई को, लेकिन शुरू हो गई थी 10 मई को ही। तो 10 मई को ये क्रांति शुरू हुई। औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ किस जाट नेता ने औरंगजेब के खिलाफ सबसे पहला विरोध किया था? सबसे पहला जाट नेता कौन था? तो गोकुल था, जिसने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध क्या किया? विरोध किया था और इससे डरते थे ये लोग। ठीक है, अगला प्रश्न 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था ये 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था और यही पहला वायसराय भी बना। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंजाब की सिख सेना और नेपाल की गोरखा सेना ने 1857 की क्रांति के समय किसका साथ दिया? तो अंग्रेजों का साथ दिया था, देना चाहिए था, क्रांतिकारियों का साथ दिया गया अंग्रेजों का। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई थी? तो नसीराबाद छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है और कब से होती है? 28 मई को होती है। देखिए भारत की बात नहीं हो रही, भारत में तो 10 मई को शुरुआत हो गई थी, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो नसीराबाद छावनी से 28 मई को शुरुआत हुई थी। गोद निषेध नीति किसने लागू की थी? गोद निषेध नीति जो लागू की है लॉर्ड डलहौजी ने लागू की है। ठीक है, ये कर्ता धर्ता कौन था? डलहौजी था। अगला है, बहादुर शाह जफर को क्रांति के बाद किस जेल में भेजा गया? बहादुर शाह जफर, ठीक है, जफर नाम से क्या लिखते थे? अपनी कविताएं लिखते थे। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर कह लें। देखिए जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो ये अपने 2 पुत्रों के साथ कहाँ से पकड़े जाते हैं?
हुमायूं के मकबरे से। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो हुमायूं के मकबरे से जफर को पकड़ा जाता है, बहादुर शाह को, और इनके सामने इनके दोनों बेटों को गोली मार दी जाती है और इनको ले जाया जाता है म्यांमार कह लीजिए, बर्मा कह लीजिए, ठीक है, वहां पर रंगून की जेल में इनको ले जाया जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से किसमें तब्दील किया? लॉर्ड क्लाइव वही हैं जिन्होंने प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था। बहुत ही ज्यादा ये व्यक्ति जो था, इसकी वजह से ही क्या हुआ, मेनली भारत जो है गुलाम बना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद से, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ही सारी जो कहानी है वो चेंज होती है। तो क्लाइव जो था, लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव कह लें, लॉर्ड क्लाइव कह लें, एक सैनिक के रूप में भारत में आया था और बाद में क्या बन गया था, लॉर्ड, आगे लॉर्ड लग गया इसके नाम के आगे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से किसमें तब्दील किया? एक राजनीतिक संस्था में तब्दील कर दिया गया था। इस पर मुकदमा भी चलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव पर, जब ये वापस जाता है इंग्लैंड में। ठीक है, और बाद में ये जो है सुसाइड कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जोधपुर आलनियावास के किस ठाकुर ने, जोधपुर का जो आलनियावास है उसके किस ठाकुर ने क्रांतिकारियों का साथ दिया? तो ठाकुर अजीत सिंह जो था, जो कि जोधपुर के आलनियावास का ठाकुर था, इसने क्रांतिकारियों का साथ दिया। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने अधिकार किया, तो ग्वालियर पर अधिकार किया था किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के एजीजी का मुख्यालय कौन सा था? तो राजस्थान के एजीजी का मुख्यालय था अजमेर में। गोद निषेध नीति से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए? एक संभलपुर, जैतपुरा, सतारा, नागपुर, बिठूर व झांसी। ठीक है, तो ये संबलपुर, जैतपुरा, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी ये प्रभावित हुए थे गोद निषेध नीति की वजह से। अगला प्रश्न है, बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप के कारण मराठों का राजस्थान में आगमन हुआ और यह हस्तक्षेप करने वाला राजस्थान का शासक कौन था? देखिए, जब बूंदी का उत्तराधिकार का वो संघर्ष चल रहा था, उस समय क्या होता है कि सवाई जयसिंह क्या कर देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं बीच में। तो जिसकी वजह से जो बूंदी की रानी होती है, महारानी, वो क्या करती है कि इनको बुलाती हैं इस उत्तराधिकार को सुलझाने के लिए, मराठों को बुलाती हैं। तो हस्तक्षेप किसने किया था? सवाई जयसिंह ने, जिसकी वजह से मराठे जो हैं वो राजस्थान की राजनीति में शामिल हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त किसने कराया? बनारस व इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया जनरल नील ने। 1857 की क्रांति की बात हो रही है। बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाने वाले थे जनरल नील। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। 6 छावनियां थी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में। 1857 के विद्रोही नेता और उनके केंद्र का सुमेलन करना है। ठीक है, तो देखिए नाना साहिब जो थे ये कानपुर से थे। तांत्या, इसके साथ ही तांत्या टोपे का भी नाम आप जोड़ लीजिए, तांत्या टोपे, तो वो भी कहां से थे? कानपुर से। बेगम हजरत महल अवध की थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। उसके बाद बाबू कुंवर सिंह की बात करें तो ये थे बिहार से। दीवान मणिराम और कदर पेशवर सिंह ये कहां से थे? ये असम से थे। सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही ये कहां से थे? ओडिशा से। तो ये नाम याद रखिएगा आप। प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर अंग्रेजों के द्वारा किस रियासत को हड़प लिया गया? व्यवस्था नहीं आएगा, अव्यवस्था आएगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए अवध को, यानी कि उन्होंने ये कहा था अंग्रेजों ने कि अवध जो है यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अवध को अपने जो है अंदर ले रहे हैं,
यानी कि अपने शासन में ले रहे हैं। तो ये कहना था अंग्रेजों का, और किसके लिए? अवध को। प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर अंग्रेजों ने अवध को हड़पा था। अगला प्रश्न है, जोधपुर के कवि जो बांकीदास जी थे वो जोधपुर के किस शासक के दरबार में थे? तो बांकीदास जो है वो मानसिंह के दरबार में थे। मानसिंह ये कौन सा है? जयपुर वाला नहीं है, जोधपुर वाला, ठीक है। मेवाड़ के सलुम्बर के किस सामंत ने क्रांतिकारियों का साथ दिया? तो रावत केसरी सिंह जो था मेवाड़ के सलुम्बर का सामंत था जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया। अगला प्रश्न है, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था जयदयाल ने और मेहराब खान ने। बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण जो थे राम सिंह के दरबारी कवि थे। राम सिंह कौन सा? बूंदी का शासक, राजा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण कौन सा था? बहुत से कारण थे। मुख्य कारण देख लीजिए, राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, सैनिक कारण भी थे और आर्थिक कारण भी थे। तो 1857 की क्रांति की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको मिल जाएगी उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से होती है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। देखिए, आउवा का जो ठाकुर होता है कुशाल सिंह, इससे जो एरिनपुरा के सैनिक होते हैं इनकी भेंट होती है खेरवा में। खेरवा कहाँ पर है? पाली में। क्रांति और उनका समय का सुमेलन करना है। देखिए, नसीराबाद में क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को, एरिनपुरा में हुई 21 अगस्त 1857 को, फिर नीमच में 3 जून 1857 को और कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को। एक बार देख लीजिए आप। अगला प्रश्न है, किस सैनिक छावनी के मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट को चुनौती दी थी? कर्नल एबोट को चुनौती किसने दी थी? नीमच सैनिक छावनी के मोहम्मद अली बेग ने। 1857 की क्रांति में राजस्थान के एकमात्र राजा जो कि अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य के बाहर बाडलू नामक स्थान पर गए थे। तो देखिए, बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, जो कि बाडलू यानी कि जो कि हिसार में पड़ता है, हिसार हरियाणा में, तो यहां पर गए थे अंग्रेजों की सहायता के लिए। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह था, ठीक है। और तख्त सिंह ने किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की। राजा राममोहन राय का जन्म कहां पर हुआ था? राजा राममोहन राय का जन्म जो हुआ है बंगाल के राधानगर में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ। डूंगला गांव में छावनी से भागे हुए अंग्रेज परिवार ने शरण ली। कहां पर शरण ली थी? नीमच छावनी में, ठीक है। नहीं सॉरी, अंग्रेज परिवार जो था वो तो नीमच छावनी से था और कहां पर शरण ली थी? डूंगला गांव में। डूंगर जी व जवाहर जी का संबंध है, तो सीकर के थे ये दोनों। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? राजा राममोहन राय ने स्थापना की ब्रह्म समाज की 1828 में। चेलावास का युद्ध कब हुआ? चेलावास का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 में। राजस्थान का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। देखिए, तांतिया टोपे के सामने इस अमरचंद बांटिया ने क्या किया? अपनी जो पूरी संपत्ति थी उसको देने का प्रस्ताव रखा था। तो ये राजस्थान के भामाशाह कहलाते हैं। सती प्रथा को रोकने में विशेष योगदान किसने दिया था? तो राजा राममोहन राय ने दिया था। देखिए, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को जो है इसके लिए अधिनियम बना दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। लेकिन प्रयास जो था वो किसका था? राजा राममोहन राय का। गोविंद गुरु का जन्म किस जिले में हुआ? गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर में हुआ। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यह नारा किस सैनिक छावनी का था? एरिनपुरा का था।
दो ऐसी छावनियां जहां पर 1857 की क्रांति नहीं हुई। तो देखिए 6 छावनियां थी राजस्थान में, और इसमें से ब्यावर और खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में पड़ता है, तो खेरवाड़ा जो कि उदयपुर का है और ब्यावर, इन दो जगहों में, दो छावनियों पर 1857 की क्रांति नहीं हुई। नसीराबाद छावनी थी, नसीराबाद छावनी कहां पर थी? अजमेर में। 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद किसने यहाँ के शासकों के लिए कहा कि इन्होंने तूफान में तरंग विरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। तो ये राजाओं के लिए कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर यहाँ के शासक जो हैं हमारी हेल्प नहीं करते तो हम क्या है, यहाँ से मतलब जाने लायक भी नहीं रहते इंग्लैंड। ठीक है, तो तूफान में तरंग विरोध का कार्य अगर इन्होंने नहीं किया होता, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा को किसने क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया? तो कोटा को किसने करवाया था? जनरल रॉबर्ट्स ने करवाया था मुक्त। और कब करवाया था? मार्च 1858 को। और इसकी हेल्प किसने की थी? तो करौली के राजा मदन पाल की मदद से इन्होंने कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। गोविंद गुरु का संबंध किस परिवार से था? तो बंजारा परिवार से था। देखिए डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था और बंजारा परिवार में जन्म हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में काम किया है? तो नारी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। स्वामी विवेकानंद राजस्थान में कहां पर आए थे? तो ये अलवर में आए थे। ज्योतिबा फुले ने पुणे में धर्म पर चर्चा करने के लिए किस समाज का गठन किया था? तो प्रार्थना समाज का गठन किया था। देखिए ज्योतिबा फुले जो हैं इन्होंने प्रार्थना समाज का गठन किया था पुणे में। अंग्रेजों ने ठाकुर कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग बिठाया? तो टेलर आयोग बिठाया था इन्होंने। ठाकुर कुशाल सिंह पकड़े नहीं गए थे और बाद में जब पकड़े गए, जब समर्पण कर दिया, तो टेलर आयोग बिठाया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस विवाह के समर्थक थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के समर्थक थे। दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की? उदयपुर में की थी। और कब की थी? तो 1883 ईस्वी में की थी। 1860 में ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने कहां पर आत्मसमर्पण किया? नीमच में किया। तो 1860 में ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया नीमच में, और फिर इन पर टेलर आयोग बिठाया गया। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ? तो 17 नवंबर 1913 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में। तो देखिए सैयद अहमद खान ने पहले तो यहाँ पर स्कूल की स्थापना की थी और फिर स्कूल से इसको किस में तब्दील किया? कॉलेज में तब्दील किया। कब स्थापना की गई? 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। और किसके द्वारा की गई? सैयद अहमद खान के द्वारा। और ये देखिए याद रखिएगा, ये जो सैयद अहमद खान थे कभी भी कांग्रेस में जो है शामिल नहीं हुए थे। दयानंद सरस्वती ने राजस्थान को किस जिले में दयानंद सरस्वती ने राजस्थान के किस जिले में यात्रा की? तो ये यात्रा की थी करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व जोधपुर। तो इन 5 जगहों की यात्रा की थी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में। 1822 में कहां पर सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया? तो बूंदी में प्रतिबंधित किया गया था सती प्रथा को। ठीक है, और अधिनियम कब बना? 1829 में। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था बचपन का? तो नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? गुरु रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, गुरु रामकृष्ण परमहंस। अठारह ईस्वी में कहां पर त्याग प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो त्याग प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था जोधपुर में। किसके कहने पर नरेंद्र ने अपना नाम विवेकानंद रखा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो खेतरी के महाराजा थे उनके कहने पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। कन्यावध पर रोक कब लगी? प्रतिबंध कब लगाया गया? 1834 में। और किसके द्वारा लगाया गया? सबसे पहले तो कोटा के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मथुरा में कहां से किससे ज्ञान प्राप्त किया? तो स्वामी विरजानंद के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। इनसे
जो है ज्ञान प्राप्ति की थी किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी व्रजानंद, ठीक है, व्रजानंद ने, व्रजानंद से। भारत में थियोसॉफिकल सभा का विकास किसने किया? तो ये जो एनी बिसेंट थी आयरिश महिला थी और इन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सभा का विकास किया, सोसाइटी थी। राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1889 ईस्वी में राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करने वाली थी एनी बिसेंट, और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी विकास किसने किया? एनी बिसेंट ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किनके प्रयासों से बना? तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आप जानते हैं, नारी क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है और इन्होंने और इनके प्रयास से जो है अधिनियम बनाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? 1856 में। शिकागो की सर्वधर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद, और यहीं से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान थे। कौन साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक थे? सैयद अहमद खान, और यही वो हैं जिन्होंने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की। सबसे पहले किसने सर्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, मूल शंकर। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। सूरजी भगत का संबंध किस परिवार से था? तो खराड़ी परिवार से संबंध था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। कौमी एकता पर बल देते हुए किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत माता की दो आंखें हैं। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी, और किसकी सहायता से की थी? तो सूरजी भगत की सहायता से की थी। और कब की थी? तो 1883 ईस्वी में की थी, सूरजी भगत की सहायता से। 1847 ईस्वी में मानव व्यापार पर प्रतिबंध कहां पर लगाया गया? किस रियासत में? तो जयपुर में लगाया गया था। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम क्या है? ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, ठीक है, गुलामों पर किताब लिखी थी इन्होंने, और ये शायद मुझे पक्का ध्यान नहीं है, अफ्रीका के गुलामों के ऊपर इन्होंने ये चीज मतलब उनको समर्पित की थी किताब। बाल विवाह पर रोक 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से कहां पर लगी? तो ये अजमेर में लगी थी, ठीक है। बाल विवाह पर रोक 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से कहां पर लगी? अजमेर में रोक लगाई गई। अलवर के किस राजा ने हरि नारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो देखिए अलवर के शासक थे जयसिंह, इन्होंने हरि नारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया। ये हरि नारायण शर्मा जो हैं इन्होंने क्या किया था? अपने घर का जो मंदिर था उसे दलितों के लिए खोल दिया था। कोलंबस ने किस देश की खोज की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। डाकन प्रथा पर 1853 में कहां पर प्रतिबंध लगाया गया? तो डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था सबसे पहले उदयपुर रियासत में 1853 में। पुर्तगाल के किस नाविक ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की? तो वास्को डी गामा जो था इसने 1458 में समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। संपत्ति के निकास का सबसे पहले जो विरोध किया है वो किसने किया है? तो इनकी किताब भी है और ये है दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने अपनी किताब के माध्यम से अपने जो है एक पत्र के माध्यम से संपत्ति के निकास का सिद्धांत पेश किया था और सबसे पहले विरोध प्रकट किया
कि भारत से जो है संपत्ति कहाँ जा रही है, इंग्लैंड में जा रही है। भारत के विकसित अर्थतंत्र के पतन का मुख्य कारण क्या है? जब संपत्ति नहीं होगी तो क्या होगा, अर्थतंत्र बिगड़ेगा, जो पतन है अर्थतंत्र का वो होगा। तो संपत्ति का निकास जो है ये मुख्य कारण था भारत के विकसित अर्थतंत्र के पतन का। बंबई और कोलकाता किस दशक में व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगे? तो बंबई और कोलकाता 1780 के दशक में व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगे। अंग्रेजों के द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका कौन सा था? तो माल गुजारी जो है एक सीधा सीधा एक बढ़िया तरीका था अंग्रेजों के द्वारा किसानों को लूटने का। मलमल की साड़ी के बारे में कहा जाता था कि ये अंगूठी में पूरी तरह से अंगूठी में से पूरी निकाली जा सकती है, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देखिए ये कहा गया है ढाका की मलमल के लिए, ढाका की साड़ी के लिए, जो कि मलमल की साड़ी होती थी। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस थी विदेशों में, और मलमल की साड़ी होती थी। कहा जाता है कि अंगूठी में डाल ली जाती थी और पूरी अंगूठी से निकाल दी जाती थी। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजी कंपनी को सारे देश में बगैर चुंगी दिए व्यापार करने का फरमान कब जारी किया? तो 1717 में किया था। अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। 1717 में क्या किया कि आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमें 3000 रुपये जो है 3000 रुपये साल का दे दीजिए और पूरे देश में बिना चुंगी के आप व्यापार कीजिए। अब क्या हुआ कि जो अंग्रेज कंपनी के जो बाशिंदे थे, जो कि अंग्रेजी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, उन्होंने भी व्यापार करना शुरू कर दिया बिना चुंगी के। ठीक है, तो नुकसान और ज़्यादा होने लगा। चलिए, और पैसा कहाँ जाने लगा? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भारत के कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल में पूरी तरह रोक लगा दी गई। कब? तो 1700 और 1712 में देखिए रोक लगा दी गई। दरअसल क्या था कि जब इंग्लैंड में भारत का कपड़ा सस्ता बिकने लगा और जो माल होता था वो भी बढ़िया होता था, कपड़े जो है बहुत अच्छे होते थे, जिसकी वजह से क्या है कि जो इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी थे उनको नुकसान हो रहा था। ये बात जब पार्लियामेंट में जाती है तो भारत के कुछ कपड़ों को, खास कपड़ों को छोड़कर, जैसे कि ढाका की मलमल की साड़ी है और चीज़ें हैं, उनको छोड़कर बाकी के इस्तेमाल में पूरी तरह रोक लगा दी गई ताकि इंग्लैंड के व्यापारियों को घाटा ना हो। और ये कब हुआ? 1700 और 1712 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में जूट उद्योग की स्थापना का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखिए जूट उद्योग कहाँ पर स्थापित किया अंग्रेजों ने? क्योंकि देखिए जूट उद्योग की संभावनाएं कहाँ थी? बंगाल में। तो किसने स्थापना की? अंग्रेजों ने जूट उद्योग की। इसका मुख्य कारण क्या था? औद्योगिकरण जो है विरुद्ध नीति। ठीक है, औद्योगिकरण विरुद्ध नीति। मछलीपट्टनम बंदरगाह कहां पर स्थित था? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसने अपने घर के मंदिर के दरवाजे दलितों के लिए खोल दिए? हरिनारायण शर्मा, हम पहले बात कर चुके हैं इसकी। मीर कासिम ने कंपनी को कब किसानों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए पत्र लिखे? पहले तो मीर कासिम खुद ही मिल गया था अंग्रेजों से, जब इसको नवाब बना दिया गया और जब इसको पता लगा कि किसानों पर अत्याचार जो है बढ़ गए हैं तो इसने पत्र लिखा 1762 को, और बाद में मीर कासिम को ही गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, औद्योगिकरण के विपरीत प्रक्रिया कौन सी होती है? विऔद्योगीकरण होती है। ठीक है, औद्योगिकरण की विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है? विऔद्योगीकरण। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। और 1858 में जब पहला वायसराय का पद बनता है तो लॉर्ड कैनिंग को, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं, इनको क्या बना दिया जाता है? वायसराय बना दिया जाता है। और 1857 की क्रांति में आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल कौन था, तो यही था, लॉर्ड कैनिंग। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मार्ले व मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता। ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में बटा था? तो 11 प्रांतों में बटा था ब्रिटिश कालीन भारत। देखिए एक तो रियासत कालीन, एक रियासतें होती थी, एक ब्रिटिश कालीन होता, तो ब्रिटिश कालीन जो था वो 11 प्रांतों में बटा हुआ था। दलितों के उद्धार के लिए कार्य किसने किया है? तो एक तो देखिए चांदकरण शारदा ने कार्य किया है और एक उनकी पत्नी थी सुखदा शारदा, तो इन दोनों ने दलितों के उद्धार के लिए बहुत कार्य किया है। अंग्रेजों के
द्वारा भारतीय उद्योग नष्ट करने से पहले बंगाल से लगभग कितने किस्म का कपड़ा बनकर यूरोप के बाजारों में जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएएस में भी पूछा गया है। तो देखिए 90 किस्म का कपड़ा जो है यूरोप के बाजारों में भारत से जाता था। ठीक है, कब? भारतीय उद्योग नष्ट करने से पहले। भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा उस समय बहुत बड़े जहाजों का इस्तेमाल किया जाता था। इन जहाजों को क्या कहा जाता था? जहाज रानी मत कर दीजिएगा, उसका नाम था ईस्ट इंडियन मैन। ठीक है, जिन जहाजों का यूज किया जाता था उसे कहा जाता था ईस्ट इंडियन मैन। औद्योगिकरण की किस प्रक्रिया में उद्योगों में कमी या उद्योग नष्ट हो जाते हैं? औद्योगिकरण की विऔद्योगिकरण जो प्रक्रिया होती है, यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया? उद्योगों में, भारत के उद्योगों को नष्ट करना शुरू कर दिया, उद्योगों में कमी करनी शुरू कर दी और खुद का उद्योग जो है वो प्रारंभ कर दिया। तो भारत में विऔद्योगिकरण शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने पील कमीशन की स्थापना क्यों की? पील कमीशन की स्थापना की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेना के पुनर्गठन के लिए 1857 के बाद। देखिए 1857 की जब क्रांति होती है तो उसके बाद इनको पता लग जाता है हमने क्या करना है, यूरोपियंस की भर्ती करनी है अपनी सेना में और भारतीयों को जो है कम रखना है अपनी सेना में, ताकि आगे से ऐसी क्रांति की नौबत न आए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? यूरोपियंस की भर्ती करनी शुरू कर दी और भारतीयों की संख्या में कमी की। तो ये पील कमीशन बिठाया गया था इसीलिए। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 का भारत सरकार का अधिनियम जो आता है उसमें, उसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, यानी कि दो प्रकार से शासन होंगे। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, और इसका नाम एक फेमस है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, आपने सुना होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी किसे कहते हैं? 1919 के भारत सरकार अधिनियम को। ब्रिटिश संसद के किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई? 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है जिसके तहत ब्रिटिश भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ राजस्थान के किस क्षेत्र से हुआ? तो सबसे पहले अजमेर से हुआ। ठीक है, बीकानेर रियासत की किस सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई? तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत था, इसके आधार पर भारतीय जो बीकानेर रियासत थी यहाँ पर न्याय व्यवस्था लागू की गई। अंतिम प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, कब की थी? 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। और इसका नाम क्या है पूरा? A.O. ह्यूम का एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। चलिए 137 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें चैनल को और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।